तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से आप सभी का गुलमोहर के इस 16वीं कड़ी में आज के कार्यक्रम जो कि श्री हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, इसकी 16वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा कवित्री इंदौर से वाणी जोशी जी। वाणी जोशी जी का कोई भी परिचय मुझे शायद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको उनके बारे में स्वयं ही पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी औपचारिकतावश मैं एक छोटा सा परिचय वाणी जी का देना चाहूंगी। वाणी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए स्नातक है। वो विद्यालय एवं महाविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में सहभागिता उनकी रही है और कई पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए हैं। राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनके रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। कई मंचों से उन्होंने कविता पाठ किया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के मंच पर उन्होंने काव्य पाठ किया है। आकाशवाणी से उनके गीतों का प्रसारण हुआ है। साहित्यिक गोष्ठियों में निरंतर काव्य पाठ करती रहती हैं और मध्य भारत की सबसे बड़े साहित्यिक आयोजन इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में भी उनकी प्रस्तुति व सक्रिय भागीदारी रही है। अभी शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम उन्होंने बहुत धूम मचाई है। अनेकों सम्मान और पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं इस छोटी सी आयु में। 2021 में पत्रिका समूह द्वारा आयोजित हिंदी है हम अभियान के तहत राष्ट्रीय स्तर पर कविता और गीत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उन्हें मिला है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा उनकी प्रथम कृति वाणी की वाणी का चयन हुआ है। तो इतनी सारे अकम्पलिशमेंट्स हैं उनके, इतनी सारी उपलब्धियां हैं उनकी, और उनको अगर देखें तो आपको लगेगा अरे ये तो छोटी बच्ची है अभी, लेकिन कहते हैं ना पूत के पाँव पाले में ही दिख जाते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है वाणी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ जुड़कर। वाणी, बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपने इतना परिचय को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। एक छोटी-सी कलमकार हूँ, साहित्य की विद्यार्थी हूँ और हर उस व्यक्ति से सीख रही हूँ जो मेरे सामने है, जिससे मैं कुछ भी अच्छा ले सकती हूँ। और गुलमोहर के गुल की गुलनाज़ हमारी आदरणीय मधु दीदी के साथ जुड़कर बहुत प्रफुल्लित हूँ। आप इतना स्नेह करती हैं और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ आकर। आज आपने आमंत्रित किया। श्री हरप्रसाद शास्त्री जी की जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और आदरणीय हरप्रसाद शास्त्री जी जो हैं वो संस्कृत के विद्वान थे, किंतु हिंदी साहित्य को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया और आज आप इतने अच्छे आयोजन, इतने सारस्वत आयोजन को विदेश में रहते हुए और हमसे जुड़कर और कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मधु दीदी। थैंक यू वाणी, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल आपने सच कहा कि हम सभी आजीवन विद्यार्थी रहते हैं और वही आदमी आगे बढ़ पाता है जो एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को समझता रहे, हमेशा सीखने का प्रयत्न करता है। और मेरे पिताजी भी यही कहते थे, हालांकि वो एक शिक्षक थे लेकिन सीखने के लिए वो अपने आप को हमेशा एक छात्र मानते थे। तो वाणी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, मैंने भी अंग्रेजी साहित्य में ही एमए किया है और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं कविताएं हिंदी में कैसे लिखती हूँ। तो वही प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपको हिंदी साहित्य के प्रति रुझान कैसे हुआ? तो इसका एक सीधा सा उत्तर यही देना चाहूंगी कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो हिंदी माध्यम से हुई है। मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है, लेकिन मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मुझे जो विचार आते हैं वो हिंदी में आते हैं। और वो कहते हैं ना कि कविताएं लिखी नहीं जाती, कविताएं तो बन जाती हैं, बह जाती हैं। और बमुश्किल मैंने कभी प्रयास किया हो कविताएं लिखने के लिए, शायद 3 से 4 कविताएं मैंने कभी बैठ के किसी विशेष, जब हमारे पास कोई विषय आधारित जब ऐसा आता है कि कविताएं, अदरवाइज मैं जब भी कविता लिखती हूँ तो मेरे दिमाग में पहले एक धुन आती है और धुन के बाद कविता कैसे बताऊं, बहने लगती है, निकल जाती है। मैं कभी कोई काफिया मिलाने का प्रयास नहीं करती, न बैठ के। इसलिए मेरी कविताएं जब आप देखेंगे तो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी बंधन में बंध के कविताएं नहीं लिखी गई हैं। जैसे विचार आते हैं 99% मैं उन्हें बिल्कुल वैसे ही जाने देती हूँ अपने श्रोता, अपने पाठक के बीच में। और आज आपको इसका उदाहरण मिलेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा वाणी के कविता जो है वो बहती है, वो लिखी नहीं जाती है, बहती है। जो भावनाएं मन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, उन्हीं का अतिरेक जब हो जाता है तो वो भाव कविता बन जाती है। और हो सकता है छोटे मोटे उसमें संशोधन हम बाद में कर लें, शब्दों को इधर हाँ, उधर। करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। और यही इस प्रश्न का यही उत्तर मैं भी हमेशा देती हूँ कि क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, जो हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है, जो हमारे यहाँ भावनाओं का अतिरेक होता है, वो हिंदी में ही आता है हमें, तो वही बहती है, फिर उसी माध्यम में बहती हैं। वाणी, आपको बीच बीच में हम आपसे उन कविताओं को सुनना भी पसंद करेंगे, तो कुछ सुनाइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि मैं किससे मिलवा रही हूँ आज, उन्हें कौन है हमारे साथ। तो कविता तो थोड़ी पुरानी है, लगभग हम कह देंगे 8 से 9 महीने पुरानी कविता है। लेकिन क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है तो इस प्रश्न से ये कविता जो है ये जुड़ते हुए बाहर आएगी कि किस तरह से कविताएं बहती है और हम कविता कैसे लिखते हैं। मैं जानती हूँ कि हमारे श्रोता जो है वो सभी कवि हों, ये आवश्यक नहीं। तो जो कवि हैं, वरेण्य हैं, उनसे क्षमा पहले मांगती हूँ क्योंकि कविता के बारे में बोलने का प्रयास कर रही हूँ, बहुत छोटी हूँ। लेकिन क्योंकि विचार है मन में और एक कलमकार हूँ तो मैं अपनी बात रखती हूँ अपने शब्दों में कि मैं घर में, एक छोटा सा वाक्य है दीदी
मैं भी जी। साझा करना चाहूँगी कि अकेली थी हम्म, और रात का समय था और मैं एक कवि सम्मेलन अटेंड करने के बाद में ये एक मतलब मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का ही बीते पिछले साल इसी समय की लगभग बात है ये, अटेंड हम्म, करके आई और मैं रात में घर में अकेली थी। कुछ ऐसा समय था, तो मुझे छत पे से थोड़ी आवाज़ आई। कभी हमें लगता है ना कि डर भी लग रहा है क्योंकि बच्ची हूँ, तो मैं बालक की भांति ही बात करना चाहूँगी यहाँ पे और जैसे विचार आ रहे हैं बस सीधे-सीधे बोल रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल। थोड़ा डर भी लग रहा था और मेरा जी कर रहा था, बहुत दिनों से मैंने टीवी नहीं देखी है, तो मैं कोई हॉरर मूवी देखूँ। तो मैं कुछ एक परी करके या कोई मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, तो पिक्चर देख रही थी जिसमें ये गाना है, अगर शायद जो भी हमारे श्रोता हैं समझ पाएँगे कि ओरी चिड़िया नन्ही सी गुड़िया, जो भी इस तरह से एक है। तो मुझे उसमें थोड़ा डर लग रहा था, वो बेटियों के ऊपर से एक था, तो और ऊपर से आवाज़ें आई, तो वहाँ पे ये कविता ने जन्म लिया और जैसे वो कविता आई, मैं ठीक उसी प्रकार से आपके सामने इस कविता को रखती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कविता का शीर्षक है मन ही मन मुस्काई। कि मधुर मधुर आवाज आ रही, पैरों की भी थाप आ रही। मधुर मधुर आवाज आ रही, पैरों की भी थाप आ रही। छन 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 बाजे घुंघरू, आखिर है वो कौन? कि मधुर मधुर आवाज आ रही, पैरों की भी थाप आ रही। छन 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 बाजे घुंघरू, आखिर है वो कौन? और उत्सुकता सर पर है भारी। बार-बार मेरा दिल करता है कि मैं छत पे जाके देखूं। बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि ठंडी में 11:30-12 बजे भी मतलब इतना अंधेरा हो जाता है और शांति छा जाती है कि हमें थोड़ा डर लगता है। तो यहाँ से ये है कि उत्सुकता सर पर है भारी, जस असमंजस में बेचारी। कि आहा, उत्सुकता सर पर है भारी, जस असमंजस में बेचारी। कभी लगे है छत पर है वो, जाकर देखे कौन? कि मधुर मधुर आवाज आ रही, पैरों की भी थाप आ रही। छन 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 बाजे घुंघरू, आखिर है वो कौन? और उत्सुकता सर पर है भारी, जस असमंजस में बेचारी। कभी लगे है छत पर है वो, जाकर देखे कौन? कि जिज्ञासा और डर के मारी गुजर रही है रात ये भारी। फिर छन छन आवाज जो आई, दुबक के बैठी मौन। कि जैसे तैसे रात कटी और सुबह के बादल छट निकले। जैसे तैसे रात कटी और सुबह के बादल छट निकले। तब जाकर कुछ साहस आया, बजा जो टेलीफोन। व- तो हमारे जीवन साथी का फोन आया कि नींद वींद आई कि नहीं, कैसा क्या चल रहा है सब। तो जी। वहां से थोड़ा बहुत, तो क्योंकि कवि है, कल्पना शक्ति तो उसकी आती ही है। तो ये पंक्तियां थी कि जैसे तैसे रात कटी और सुबह के बादल छट निकले। तब जाकर कुछ साहस आया, बजा जो टेलीफोन। और खत्म हुए वो प्रश्न सभी जब निशा से हो गई भोर। और दृश्य मनोहर ऐसा जैसे नाचे कोई मोर। वाह वाह। झट झट किवाड़ जब खोला मैंने। यहाँ मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं दीदी, मैं भी एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे दरवाजे को कुछ लोग फाटक और कुछ लोग किवाड़ शब्द से संबोधित करते हैं, मतलब किवाड़ शब्द भी उपयोग करते हैं। जी। तो ये एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है कि झट किवाड़ जब खोला मैंने। खत्म हुए वो प्रश्न सभी जब निशा से हो गई भोर। और दृश्य मनोहर ऐसा जैसे नाचे कोई मोर। झट किवाड़ जब खोला मैंने, मौसम था रंगीला, नाच रही थी भीगी बूंदें। नाच रही थी भीगी बूंदें, आंगन था सब गीला। और घुंघरू की आवाज थाप पैरों की छन छन क्यों आई। सोच के बीती रात की बातें मन ही मन मुस्काई। मैं सोच के बीती रात की बातें मन ही मन मुस्काई। ये बहुत सुंदर वाणी। और कविता का जन्म ऐसे ही हो जाता है जब भी आप कुछ भी आपके जीवन में घटित हो, तो वो वही एक कविता का रूप ले सकता है। सिर्फ हम शब्दों में उसको पिरोना होता है उन भावों को। और कई बार उसके लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ता है। बहुत सुंदर वाणी। तो धन्यवाद आदरणीय दीदी। अ, अपने बचपन और बचपन की शरारतों या अपने माता पिता और अपने मित्रों के बारे में कुछ संक्षिप्त में हमें बताइए। किस तरह से आपका बचपन बीता और किस तरह से आप बड़ी हुई, किस माहौल में?
तो बचपन ऐसा है कि मैं हरदा जिले के एक गाँव से आती हूँ और वहाँ पर पिताजी क्योंकि डॉक्टर रहे आयुर्वेद के, तो हम्म, उनकी गवर्नमेंट जॉब रही और आस-पास कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो अस्पताल होता था, तो हम्म, वहाँ वो घर से अप डाउन करते थे। घर में राधे कृष्ण भगवान का पौराणिक मंदिर रहा है, तो वातावरण जैसे धार्मिक होता है घर का, तो उस तरह से बचपन बीता बहुत ही अच्छे संस्कारिक वातावरण में मेरा पालन-पोषण हुआ और गाँव की गलियों से, गाँव की मिट्टी की खुशबू से मैं खूब परिचित हूँ। बहुत ज़्यादा शरारती मैं कभी भी नहीं रही बचपन से। स्कूल, कॉलेज या घर में मैंने शायद ही कभी डाँट या सुनी हो या मार खाई हो। बहुत मतलब मुझे तो याद नहीं है और घर में सबसे छोटी रही, तो सबका प्यार और शिक्षा-दीक्षा पिताजी से बहुत ज़्यादा प्राप्त की मैंने। वो हमेशा जैसे आज का जो समय है, तो माता-पिता बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। हम बचपन से ही उन्हें एक ट्यूटर के साथ जोड़ देते हैं और बच्चे डिपेंड होते हैं जैसे उन्हें बाहर भेजा जाता है, लेकिन माता-पिता के पास समय ही नहीं होता है, ये उनकी भी मजबूरी है। तो वहाँ जहाँ जैसा मेरा बचपन बीता है, वहाँ मेरे पिताजी ने मुझे खूब पढ़ाया, उनके साथ मैंने शिक्षा ग्रहण की है। तो आज अगर वाणी किसी भी रूप में आपके सामने है, तो मैं उसका सीधा-सीधा जो श्रेय है वो अपने पिताजी को देती हूँ। उन्हीं के साथ मैंने अ, सच में वाणी, ये आपको देख के लगता भी नहीं है कि आप कभी शरारती रही होंगे। और माता पिता ही वो व्यक्ति होते हैं जो कि हमें हमारे इतना बच्चे तो एक मिट्टी कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं, उनका मन कच्ची मिट्टी जैसा होता है। जिस तरह के संस्कार माता पिता बच्चों को दे, बच्चों का भविष्य उसी के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत सही बात आपने कही है। अम, बचपन से ही कविता लिखते हैं वाणी, या कुछ ऐसा अनुभव, अ कुछ ऐसा घटे? अनुभव ऐसा है कि मुझे लिखती तो मैं जैसे मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक कवि छुपा होता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बिल्कुल। जहाँ पर भी कल्पना है, वहाँ पे कविता है और जो भी कल्पना कर सकता है वो कवि है। उसे मतलब हम्म, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि अब मैं कवि बन गया, मेरी पहली कविता किसी सुप्रतिष्ठित अखबार में छप गई या इस तरह से ये सब मतलब अलग बात है और कवि होना अलग बात है। तो मुझे लगता है कि मैं बचपन से जब जैसा हर इंसान का सफ़र शुरू होता है कि रफ कॉपी के पीछे पन्ने पे लिख के काट देने से जो कविता की शुरुआत होती है, तो मैं तकरीबन 7th क्लास में रही होंगी, तब मुझे याद है, उसके पहले का मुझे कुछ याद नहीं है। और 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने एक बहुत छोटी-सी कविता बनाई थी, तब तक मैं ये समझ गई थी कि मेरे मन में विचार आते हैं, जो भाव हैं वो कागज़ पे उकेरे जा सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने उसे कभी एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके और इस तरह से मैं कभी आऊँगी सामने ऐसा कभी सपने में भी सोचा नहीं था। शायद यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी मेहनत, सपोर्ट और भगवती के आशीर्वाद की ही आवश्यकता होती है और उसकी कृपा मेरे साथ है। तो मैं आज यहाँ तक हूँ। अ, अ, क्या आपको कुछ अपनी कुछ पंक्तियां याद हैं जो आपकी सबसे पहले जिसको आप अपनी कविता मानती हो? ऐसे अगर हुँ। कोई याद है तो हमें सुनाइए, या जो भी आप सुनाना चाहें। अ, जो मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिखी थी, जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी, वो शायद बच्चों वाली थी, तो वो मैं भी क्योंकि एक कलमकार को सच बोलना चाहिए, तो शायद सुना नहीं पाऊँगी। अच्छा। लेकिन क्योंकि जैसे मैं जहाँ पर रहती हूँ हम्म, जो मेरी जन्मस्थली है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है और सामने एक बड़ा-सा वृंदावन है, जैसा हर गाँव में जो घर होते हैं हम्म, उस तरह से। तो वहाँ पे दादी जो हैं वो एक बर्तन में कुछ ज्वार के दाने लेके बैठी रहती थी और वो मुट्ठी भर के इस तरह से फैलाती थी आंगन में और ढेर सारी चिड़िया उस पीपल के पेड़ से आती थी एक साथ और कुछ क्षण में वो सारे दाने खत्म हो जाते थे और इस तरह से वहां पे कुछ गिलहरी
और गांव का बहुत ही नेचुरल ये एक दृश्य हुआ करता था गांव में। मतलब बिल्कुल। जैसे हम थेरेपी लेते हैं या अलग अलग संस्थाओं को ज्वाइन करते हैं पीस के लिए, शांति के लिए, तो मतलब मुझे लगता है कि वो जो जिया है शायद वो अब इस तरह से बाहर आ रहा है। और फिर मैं यहाँ पर जब आई इंदौर में, और मेरी छत पे एक चिड़िया, कुछ कबूतर और गिलहरी रोज इस तरह से आते हैं, और मैं छत पे शाम को घूमने के लिए जाती हूँ और अपने पौधों में पानी देती हूँ। तो एक कुछ दूरी पर शंकर मंदिर है, और वहां से बस वो ऐसा कुछ टाइम बनता है कि मेरा ऊपर जाना होता है, और वहां से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगती है। तो वहां से ये पंक्तियां सम्मिलित रूप कहेंगे कि ये दृश्य जुड़ा, और बचपन की कुछ घटना जो इस तरह से, जैसे मैंने आपके सामने एक चलचित्र बनाया जो कि सच्ची घटना है, तो ये एक गीत है। हम इसको जिसने रूप लिया गीत का साकार, वो 2023 में लिया है, लेकिन कुछ विचार उसमें बचपन से भी जुड़े हुए हैं। तो वो इस तरह से है कि मैं आपको सुनाती हूँ कि आज कल है लग रही एक पाठशाला, मेरी छत पर पक्षियों की पाठशाला, आजकल है लग रही एक पाठशाला। और कौन कौन आ रहा है मेरी पाठशाला में, मैं मिलवाती हूँ अपने सभी श्रोता को और आपको, कि एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक तोता, दो कबूतर, एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक तोता, दो कबूतर, उनमें से एक नीलकंठ का है कुटुंबी, उनमें से एक नीलकंठ का है कुटुंबी, देख कर जिसे याद आता है शिवाला, आजकल है लग रही एक पाठशाला, मेरी छत पर पक्षियों की पाठशाला, आजकल। और दूसरा बंद है इसका कि मुट्ठी भर कर डालती हूँ इनको दाना, और भर कर रखती हूँ जल का सकोरा, आज कल मैं डालती हूँ इनको दाना, और भर कर रखती हूँ जल का सकोरा, मेरी खुशियों का इन्हीं से है खजाना, कौन जाने किसके हक का है निवाला, आजकल है लग रही एक पाठशाला, मेरी छत पर पक्षियों की पाठशाला, आजकल है लग रही एक पाठशाला। वाह इसमें मैंने एक वाह। सकोरा शब्द का जो प्रयोग किया है, वो एक पात्र होता है मिट्टी का, जिसमें हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं। तो गर्मियों में या किसी भी सीजन में पक्षी जब प्यासे होते हैं तो वो पानी पी सकते हैं, और सभी लोग करते हैं ये जनरली। तो बिल्कुल बिल्कुल। सकोरे में तो पहले गर्मियों में और चाय और खाना भी उसी में सर्व किया जाता था। बहुत सुंदर प्रयोग किया आपने, बहुत सुंदर, बहुत मन को छूती हुई और एक गांव का बिल्कुल चित्रण करते हुए आपकी ये कविता रही। अ, तो आप कविता तो लिखते ही हैं, साथ में जीविका अर्जन के लिए आप क्या व्यवसाय में हैं, आप क्या करती हैं आप? कविताओं से ही जो कवि को जो मिल जाता है, हाल फिलहाल तो यही चल रहा है। और अच्छा। पतिदेव है साथ में, तो बैंक में पतिदेव सर्विस करते हैं, और फिलहाल मैं तो सिर्फ कविताएं लिखती हूँ। और कविता मुझे जो दे रही है, निश्चित रूप से मैं आपको एक दिन ये कह पाऊंगी कि हाँ, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि साहित्य को उस दृष्टिकोण से बहुत पीछे आंका जाता है, लेकिन मैं खुशी से
और मन की शांति से और दिल से इस कविता में जो लगी हूँ, और कविता मुझे मेरे हिस्से का सम्मान जो है वो दे रही है, और मैं संतुष्ट हूँ इस चीज से। बड़ी खुशी हो रही है ये बात सुनकर वाणी के आज हमारी हिंदी कविता इस मकाम पर है कि एक कवि को अपना जीविका के लिए कहीं और मुंह नहीं देखना पड़ता, तो ये बहुत ही खुशी की पहले बात है। ऐसा होता था हिंदी साहित्य में कि मतलब साहित्य एक ऐसा विषय है जहाँ पर आप केवल देते हैं, ये मतलब बहुत प्राचीन समय, लेकिन अब समय बदल गया है। अब कविता को हम जितना दे रहे हैं, कविता हमें उससे कहीं ज्यादा दे रही है। इसके कई उदाहरण हैं, देश में बड़े बड़े कवि हैं, और हम कहते हैं कि जब हम तन मन और धन से जब किसी भी चीज के पीछे प्रकृति में जाते हैं, तो हमें उसका प्रतिफल निश्चित रूप से मिलता है, बशर्ते हमारा जो इरादा है वो नेक होना चाहिए। और अगर हम उस उद्देश्य के साथ न जाते हुए अगर ज्ञान अर्जन और या हम अपने हिस्से से कितना दे पा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि प्रकृति हमें अगर दुआएं दे रहे हैं तो दुआएं लौटाती है, सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान लौटाती है, प्यार दे रहे हैं तो प्यार के बदले प्यार मिलता है। तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ संभव है देना। जी बिल्कुल, अब पूरी निष्ठा और पूरे संकल्प और पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप काम को करें तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। और ये अगर हर कोई ये चाहे कि कविता से इतना मिल सकता है तो वो संभव नहीं है। एक मकाम बनाना पड़ता है, दिन रात देने पड़ते हैं, अपना वक्त देना पड़ता है, अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है, अपनी निष्ठा देनी पड़ती है कोई भी एक मकाम कायम करने के लिए। लेकिन ये मुझे जानकर बहुत ही खुशी हो रही है कि हिंदी साहित्य हमारा इतना सक्षम हो रहा है। ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो किस तरह की कविताएं वाणी आपको लिखना, किन विषयों पे लिखना, किन विधाओं पे लिखना आपको ज्यादा पसंद है? यूं तो मतलब हम देखते हैं कि ये श्रृंगार का कवि है, ये ओज का कवि है, पर मैं सच कहूं तो जब जिस परिदृश्य के साथ मेरे अंदर मनोभाव जिस प्रकार से आते हैं, मैं उन्हें शब्दों में उसी तरह से उकेरती हूँ। इसीलिए मैंने कभी अपने नाम के आगे श्रृंगार रस की कवियत्री या वीर रस की कवियत्री या कुछ भी लिखा नहीं। मैं अद्भुत में, या हम कहेंगे जिस जिस तरह से मनोभाव होते हैं जिस वक्त, तो आपके विचार जो हैं अगर देखा जाए तो कवि और कल्पना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और आप कल्पना कभी भी सोच और समझ के नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं रामायण पढ़ रही हूँ, मैं गीता पे काम कर रही हूँ, तो मेरे निश्चित रूप से शब्दावली, मेरे मन के विचार उसके हिसाब से आएंगे। लेकिन कल्पना तो कल्पना है, वो तो कभी भी किसी भी प्रकार से आ सकती है। और आप अपनी कल्पना इतने अच्छे सुंदर शब्दों के संयोजन से आप लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे ये बंधन नहीं हो सकता कि मैं केवल श्रृंगार रस लिखती हूँ या श्रृंगार रस की। मैं एक कवि हूँ, और जिस तरह के मनोभाव, जिस तरह के विचार मेरे मन में जब आ जाते हैं, मैं उस तरह के भावों को शब्दों में ढाल देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात की वाणी आपने। कवि तो कहते हैं ना, कवि और कवि का मन एक उस नदी की तरह होता है जो कि आज अगर शांत है तो कल उसमें उफान है, तो कभी वो दाएं मुड़ता है तो कभी वो बाएं मुड़ता है। कोई एक पल भी कवि मन स्थिर नहीं रह सकता। तो जिस तरह से आपका मन, जिस तरह के आपकी मनस्थिति होती है, उसी तरह की कविताएं अपने आप बहने लगती हैं। तो निश्चित रूप से कवि ऐसा ही होता है। आप कवि को बाध्य नहीं कर सकते कि आज तुम इस तरह की कविता लिखो या इस भाव की कविता लिखो। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और इसी बीच वाणी मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे श्रोता फेसबुक के माध्यम
माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ मैं। हमारे साथ लक्ष्मी लाल जी जुड़ी हुई हैं और निरंतर अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां वो दे रही हैं। पीके तिवारी जी जुड़े हैं, शिखा पोरवाल जी जुड़े हैं, अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हैं। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम, अम, तो बहुत सुंदर वाणी, मैंने आपके कई रूपों को देखा है, मैंने आपके लोकगीत सुने हैं, मैंने आपके वीर रस की कविताएं सुनी हैं, और लेकिन श्रृंगार की भी शायद सुनी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ थोड़ा थोड़ा करके सारे रंग अगर हम आपके सुने तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए तो मैं आपको करते हैं जी। क्या बताया दीदी आपने, किस रस की कविता आप सुनना चाहते हैं? आप श्रृंगार से शुरू करेंगे ओके, ठीक है। तो मैं या आपको जो एक मुक्तक के साथ, जी, जी, ज़रूर। मैं आपको एक मुक्तक के साथ जोड़ती हूँ। जो और जब आप अपने जीवन साथी को उस प्रेम के उस भाव में देखते हैं, जहाँ आप उसको अपना सर्वस्व मानते हैं, और तब मैं ये पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ कि मैंने जो ना कहा तूने वो भी सुना, कि मैंने जो ना कहा तूने वो भी सुना, कि लाखों की भीड़ में सिर्फ मुझको चुना। और प्यार होता है क्या झूठे संसार में, प्यार होता है क्या झूठे संसार में, मेरे दिल ने तेरी धड़कनों से सुना, मेरे दिल ने तेरी धड़कनों से सुना। और एक अभी भारत में एक घटना हुई थी, जो कि हर दिन, हर रात, हर घंटे, हर पहर घटनाएं हो रही हैं। तो बेटियों को संदेश देती एक कविता मैंने अभी बिल्कुल नई लिखी है ये, मतलब कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर आपने सुना हो तो मुझे ये नहीं है श्योर की, लेकिन यहाँ पे एक बालिका के साथ एक घटना हुई थी, जहाँ पे उनके जो भी साथ में पार्टनर थे या उनके जो भी दोस्त थे, वो उन्होंने उनके 35 टुकड़े किए और उनकी हत्या की गई। तो वहां से ये कविताएं उन नन्ही बेटियों के दिल दहलाने वाली ये घटना रही, और इसको विश्व में कौन नहीं जानता इस घटना के बारे में। तो मैं इस घटना को यूं तो बार बार याद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे कितनी छोटी छोटी मासूम बच्चियां होती हैं, जिन्हें किसी न किसी रीजन से माता पिता को बाहर एजुकेशन के लिए भेजना होता है, क्योंकि कई जगह शिक्षा के उतने नए आयाम नहीं होते हैं और वैसी सुविधाएं नहीं होती है, तो बच्चियां अकेले भी रहती हैं। और हम हर हद तक ये नहीं कह सकते कि गलती बच्चों की है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं और वो उम्र होती है जहाँ पे उन्हें सही और गलत का पता नहीं होता है। तो ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बेटियों को संदेश देती कि धधक रही है ज्वालाएं क्यों, झनकृत होते मन के तार, धधक रही है ज्वालाएं क्यों, झनकृत होते मन के तार, कांप उठेगी निर्दयता सुन मानवता की रणहुंकार, धधक रही है ज्वालाएं क्यों, झनकृत होते मन के तार, कांप उठेगी निर्दयता सुन मानवता की रणहुंकार, और कर न सके कोई भ्रमित तुम्हें, मत श्रद्धा बन जाना तुम, कर न सके कोई भ्रमित तुम्हें, मत श्रद्धा बन जाना तुम,
अपनी अस्मिता के खातिर एक ज्वाला बन जाना तुम, अपनी अस्मिता के खातिर एक ज्वाला बन जाना तुम। तो आओ हम सब मिलकर करते हैं यह निर्भय नाद, आओ हम सब मिलकर करते हैं यह निर्भय नाद। हे पथगामी भटक न जाना अपने कर्तव्यों से आज, हे पथगामी भटक न जाना अपने कर्तव्यों से आज। तुम हो नारी, तुम हो नारी शक्ति का नाम, तुम दिव्य ज्योति तुमको प्रणाम, अपने विवेक को खोलो तुम हो नारी, तुम हो नारी शक्ति का नाम, तुम दिव्य ज्योति तुमको प्रणाम, अपने विवेक को खोलो तुम, रणचंडी बनकर बोलो तुम, रणचंडी बनकर बोलो तुम। और इस संदेश से तो अलग है, लेकिन बात जो है वो हर मायने में काम की है कि गंगा के श्रृंगार में तो स्वच्छता का दान करना ही है तो क्या कीजिए, कि गंगा के श्रृंगार में तो स्वच्छता का दान कर, घोर अंधकार को मिटा के दीप दान कर, बैठ कर मिला नहीं करते किसी को ताज है, गर शिखर को छूना है तो रास्तों से प्यार कर, मंजिलों को पाना है तो रास्तों को पार कर, गंगा के। धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखा है और सच में ये एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना हुई है जिसको सुनकर भी रोंगटे खड़े होते हैं और पता नहीं उन माँ बाप पर क्या बीती होगी या और इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं हो गई इस बात को पे लेके। मुझे नहीं लगता कि में किसी भी तरह का किसी भी तरह के किसी और तर्क की जरूरत है सिवाय इसके कि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और सीधे सीधे जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि बाकी कोई भी इस तरह के कृत्य करने के लिए साहस ना कर पाए। और बहुत सुंदर आपने अभी कहा, अपने पतिदेव का जिक्र किया और कहा कि मैंने जो ना कहा वो भी सुन लिया। तो ये कविता और ये पंक्तियां सुन के मुझे लगता है कि आपके पति निश्चित रूप से ऐसे ही हैं जो आपकी हर अनकही बात को सुन लेते हैं सिर्फ आपको देखकर। तो मैं जानना चाहूंगी कि पतिदेव से किस तरह का सहयोग और किस तरह की प्रेरणा आपको मिलती है और क्या कोई ऐसी कविता है जो अभी आपने सुनाई उसके अलावा जो आपने अपने पतिदेव के लिए लिखी हो? तो हाँ, सुनाइए। जी जरूर जरूर। मैंने लिखी है पतिदेव के लिए और सच कहूं तो मैंने एक पति, क्योंकि पिताजी से भी बहुत कुछ सब कुछ प्राप्त हुआ है और जब पिता एक लड़की अपना आइडल मानती है, एक हीरो मानती है, नायक मानती है अपने पिता को और वो हमेशा चाहती है कि उसे जो जीवन साथी मिले वो उसे अपने पिता की तरह मिले। बिल्कुल, ये बात कह देना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन ऐसा हो ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। तो मैं ये, हालांकि ये एक जो जिंदगी की जो गाड़ी है वो दोनों पक्षों के साथ चलती है, इसमें ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि हर वक्त पतिदेव ही सही हो या हम जो अपने पति में, क्योंकि हमें भी अपना उतना बल्कि उससे ज्यादा देना होता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो जीवन यात्रा है उसमें मेरे पतिदेव का ही मतलब सबसे बड़ा क्रेडिट है और सपोर्ट है। मुझे हर
वक़्त उनका जो है सानिध्य मिलता है। तो और जब एक लड़की अ, अपने पति को उस नज़रिए से देखने लगती है, उतनी सम्मान की नज़रों से देखने लगती है, जहाँ पे वो अपने पिता को रखती है, तो तब मैं ये पंक्तियाँ रखती हूँ कि कविता का शीर्षक है पति पिता सा। कि लिख रही हूँ एक कविता, हूँ मैं एक अविरल सरिता। लिख रही हूँ एक कविता, हूँ मैं एक अविरल सरिता और हाथ में है कोरा कागज, लिखूं पति या फिर पिता। कि लिख वाह, रही हूँ एक कविता, हूँ मैं एक अविरल सरिता और हाथ में है कोरा कागज, लिखूं पति या फिर पिता। कि गर्भ से ही गर्भ में बढ़ती चली आई हूं मैं, गर्भ से ही, माँ के पेट से ही, गर्भ से ही गर्भ में बढ़ती चली आई हूं मैं और लगती हूँ पापा के जैसी, सुनती चली आई हूं मैं। कि उंगलियां हैं पतली पतली लंबी बिल्कुल उनके जैसी, उनके जैसा रूप पाया, शब्दों में है उनकी छाया और वाणी को विद्या का दामन अपने पापा से मिला और हाथ में है कोरा कागज, लिखूं पति या फिर पिता। कि सारा दिन घर में चहकती चिड़िया, सारा दिन घर में फुदकती चिड़िया बन के मैं चहकती, तितली बन के उड़ती फिरती, फूलों से खुशबू चुरा कर अपने घर में फिर महकती और जाने कब वह दौर आया, जाने कब वह दौर आया, उसके हाथों में पिता ने हाथ मेरा जब थमाया, ब्याह कर फिर एक नया घर नया सा जहां मिला और जाने कब वह ढूंढने लगती पति में ही पिता। कि लोग दूजे घर पर आया, कौन यह जीवन में आया, याद जब घर की सताए, आंखों ने आंसू बहाए, आंखें मूंदे बैठी थी मैं, हाथ एक मेरे सर पे आया और बोलती कुछ उससे पहले, आंखें मूंदे बैठी थी मैं, हाथ एक मेरे सर पे आया और थाम कर इन उंगलियों को शब्द कुछ ऐसे कहे कि सोने के जैसे ये मोती आंखों से तो ना बहा, कि सोने के जैसे ये मोती आंखों से तो ना बहा, कि मैं तुम्हारा आधा अब से तुम मेरी अर्धांगिनी, सुख दुख अब से एक अपने सुन लो जीवन संगिनी, मैं तुम्हारा प्रिय वर में ही तुम्हारा हूँ सखा, गर सताए बात कोई मुझको तुम देना बता और भूल से कोई भूल कर दूं मुझको तुम देना सजा और हो कहाँ तुम ही अकेली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी के हर पहर में मैं तुम्हारे पास हूँ, शून्य से अनंत तक सफर का उल्लास हूँ, रास्तों का क्या पता मंजिलों का क्या पता, रास्तों का अनुराग हूँ, सघन वन में धूप से ढक दूं तुम्हें वो छाव हूँ, सघन वन में धूप से ढक दूं तुम्हें वो छाव हूँ, शब्द जो तुम गढ़ रही हो मैं उन्हीं का साज हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का खूबसूरत आज हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी का खूबसूरत आज हूँ और हाथ में है कोरा कागज, लिख दो उस पर तुम पिता, हाथ में है कोरा कागज, लिख दो उस पर तुम पिता, तुम समझ लेना, तुम समझ लेना नहीं तुमने वो था मैंने लिखा और हाथ में है कोरा कागज, लिखूं पति या फिर पिता, हाथ में है कोरा कागज, लिख दो उस पर तुम पिता, लिख दो उस पर तुम पिता, लिख दो उस बहुत पर तुम सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और सच में एक बेटी का जो आइडियल होता है, जो आदर्श होता है, वो पिता होता है। लेकिन धीरे धीरे जो एक अजनबी हमारे जीवन में आता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे आइडल बन जाते हैं, अगर वो इस योग्य हो तो। अगर उनका पूरा सहयोग और पूरी प्रेरणा हमें मिले, तो हम निश्चित रूप से किसी भी मकाम को निर्विघ्न पा सकते हैं। और बहुत ही ये एक सौभाग्य की बात होती है कि ऐसा जीवन साथी का मिलना। तो बहुत सुंदर आपने पिता और पति जो लेके बात कही, बहुत सुंदर तरीके से आपने अभिव्यक्त किया उसको। तो वाणी, तो आप बहुत सारे मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। अभी अभी आपने कहा कि आप सलेश लोढ़ा जी के वहाँ विवाह में भी आपका जो प्रदर्शन रहा, वो भी बहुत शानदार प्रदर्शन आपका रहा है। आपको पर्सनली किन मंचों पर या किस तरह कहाँ प्रस्तुति देके आपको सबसे ज्यादा जो संतुष्टि का भाव होता है, वो कहाँ मिलता है आपको?
जैसे वैसे तो एक कवि के लिए कविता जब जब भी उसे अवसर प्राप्त होता है तो वो बड़ी खुशी के साथ अपनी कविता को सुनाता है। ये मुझे लगता है कि सभी कवियों की जो है वो अंदर एक ऐसे भाव होते होंगे। पर किंतु ऐसा है कि हम कई बार होता है कि हर जगह जाना संभव नहीं हो पाता है। तो जहाँ भी ऐसा लगता है कि हाँ हम जा सकते हैं, समय, परिस्थिति सब अपने अनुकूल है, तो मैं अपनी कविता को सार्थक करने और मंचों पर चली मंच। जाती हूँ। हाँ, हाँ। जी, बहुत बहुत सुंदर। आजकल तो ये आभासी पटल जितने सारे हैं, और ये बहुत अच्छा एक माध्यम है हमारी कविताओं को वहां तक पहुंचाने में जहां हम वास्तविक रूप में अपने फिजिकली हम जाके जहाँ पे हमारी कविता नहीं पहुंच सकती थी। पुराने जमाने में कविता सुनने का एक ही माध्यम होता था कि आप कवि सम्मेलनों में जाइए, लेकिन अभी जी, आभासी पटलों के माध्यम से, जैसे आप भारत में हैं और हम आपसे जी, इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, इतने लगता ही नहीं कि हम लोग कभी नहीं मिले हैं या अजनबी हैं या हम नहीं जानते एक दूसरे को। तो ये बहुत ही अच्छे एक माध्यम आए हैं, तकनीकी ने हमें बहुत अच्छा माध्यम दिया है। अम, तो अम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारी कविता के जो इतने सारे आभासी मंच हैं, हमारे आभासी पटल हैं, क्या वो कविता के लिए सही है, कविता के भविष्य के लिए सही है? बिल्कुल सही है, हाँ, बशर्ते हम उनका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर हम आभासी पटल की बात करें, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर आज मैं गुलमोहर के गुल की गुलनाज से परिचित हुई हूँ, तो मैं मानती हूँ कि इसमें आभासी पटल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। या मुझे वाणी के रूप में प्रसिद्धि मिली है, तो इसमें सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी हज़ारों प्रतिभाएँ हैं जो देश के कोने-कोने में हैं, लेकिन कोई उन्हें जानता ही नहीं है, या तो वो खुद उस तरह से खुद को पहचानते नहीं है कि हमें इस विधा में भी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है, या ये हमारे हम इसे एक अपना करियर इस लाइन में बना सकते हैं। दूसरा कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया साहित्य सृजन का विषय है और आप लिखिए, पढ़िए, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं सुनेंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वाणी भी है जो कविताएँ लिखती है। तो निश्चित बिल्कुल। रूप से आपको समय देना है किताबें पढ़ने में और किताबों को पढ़ने में और शब्दों को गढ़ने में। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि दुनिया जाने मुझे कि हाँ, मैं भी कविताएँ लिखती हूँ, तो सोशल मीडिया उसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम देश-विदेश में कहाँ-कहाँ तक पहुँच जाते हैं, हमें भी नहीं पता, और फिर आपकी जो मेहनत है वो तय करती है कि आप कहाँ तक जाने वाले हैं। लेकिन प्रयास जैसे हमें करना ही चाहिए, और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, आभासी पटल के माध्यम से ही बहुत अच्छे-अच्छे मंच मिले हैं। और अगर हम बात करें वाह भई वाह की भी, तो मतलब एक इतने अच्छे चैनल पर मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, शैलेश लोढ़ा जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वो भी एक बहुत नेक काम कर रहे हैं कि युवा प्रतिभा को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, भारत में, तो मध्य प्रदेश में जो साहित्य अकादमी है, इसके निदेशक हैं डॉक्टर विकास दवे जी, जो युवा प्रतिभा को बहुत अवसर देते हैं। और उनका भी उन्हीं के मतलब कार्यकाल में, मैं सच कहूँ तो मैंने साहित्य अकादमी को पहचाना कि इस युवाओं के लिए कितने अवसर हो सकते हैं, और हम इस क्षेत्र में भी आगे आ सकते हैं। तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने युवा साथियों को आदरणीय सर का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और कविता के क्षेत्र में क्योंकि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भी अखिल भारतीय स्तर पे कवि सम्मेलन करवाती है,
तो सारस्वत मंचों पे आपको जब काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त होता है, तो इसके लिए हमारी अकादमी जो है, उसके जो निदेशक हैं डॉक्टर विकास दवे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोगों को अपने अपने जिले की, अपने अकादमी को समझ, अपने प्रदेश की अकादमी को जानना चाहिए, अकादमी से क्या-क्या जो सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो जब हम इसको समझते हैं तो निश्चित रूप से हमें गति भी मिलती है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि हमको सही जानकारी होना कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ से जाकर हमें अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का उचित रास्ता मिल सकता है, वो उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। वरना आप कविता लिखते रहिए और उसको अपनी कॉपी में लिखकर दबाते रहिए, वो तो कहीं किसी तक पहुंच ही नहीं पाएगी कभी भी। तो सच में ये आभासी पठन मुझे लगता है कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वहाँ पर किस तरह की कविताएं प्रस्तुत करते हैं और किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आभासी पटल भी हमें जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पढ़ना और अच्छा सुनना, इसका तो कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता अच्छा लिखने के लिए। किताबों की जगह तो दुनिया में कोई ले नहीं सकता, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे दौर में, एक ऐसे समय में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर सभी चीजों की उतनी ही आवश्यकता है। हमें किताबें भी पढ़ना है, हमें अच्छे श्रोता को, अच्छे कवियों को सुनना भी है, हमें रामायण, गीता जैसे ग्रंथों को भी पढ़ना है और इन सब को सुनने के बाद हमें अपना मौलिक और शुद्ध जो साहित्य है वो रचना है और गढ़ना है। तो बिल्कुल मेहनत मानी आपकी ओज की एक कविता सुनने का मन है तो। की एक कविता है, तो क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं इस समय, और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बीते साल ये कविता मैंने लिखी थी। मैं आजादी का गौरव गान जो है आपको सुनाती हूँ कि सौभाग्य हमारा है कि हम आजाद देश में जीते हैं। सौभाग्य हमारा है कि हम आजाद देश में जीते हैं, पुरखों के आशीर्वाद रूपी प्याला अमृत का पीते हैं। कि सौभाग्य हमारा है कि हम आजाद देश में जीते हैं, पुरखों के आशीर्वाद रूपी प्याला अमृत का पीते हैं। और हाथों में ले तलवार वहां तैयार खड़ी हर बाला थी, जिगरा था सबके पास वहां और आंखों में एक ज्वाला थी। थर थर कांपे धरती, थर थर कांपे धरती और अंबर खून भरी बरसात करे, छल से बल से सब मिलकर कायर उस योद्धा पर वार करे। वो लड़ी आखिरी सांस तक, वो लड़ी आखिरी सांस तक और खड़ी रही थी शान से, धरती माता को तिलक किया खुद के लहू के बलिदान से। संकटों से घिरा हुआ जब सारा राजतंत्र था, नहीं बचा सकने वाला भारत को कोई मंत्र था। थे लोग वहां कुछ ऐसे भी, थे लोग वहां कुछ ऐसे भी, आजादी के परवाने थे, कुछ के पन्नों में नाम हुए, कुछ आज भी अनजाने हैं। हम ढूंढ रहे उन वीरों को, हम ढूंढ रहे उन वीरों को, भारत के अनामी हीरो को, जिनके लहू से सिंचित धरती भी गाती जिनका गान है। वो खेल रहे थे हमसे होली तोपों और तलवारों से, वो खेल रहे थे हमसे होली तोपों और तलवारों से, पर किया पराजित फिर भी उनको खादी टोपी वालों ने। मिट गए धरा के खातिर जो दे अपने प्राणों का बलिदान, वो महाशून्य में खोज रहे थे आजादी का गौरव गान। हम मना रहे हैं उत्सव, हम मना रहे हैं उत्सव आजादी का अमृत पान से। वो लड़े थे स्वाभिमान से पर झुके नहीं अपमान से। छोड़ो छोड़ो अब कल की बातें,
छोड़ो अब कल की बातें, जब लिखनी नई कहानी है, आजादी के नए दौर में नई राह अपनानी है, नए विचारों संकल्पों को हम सबको अपनाना है, युवा सोच से अब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तेज बड़ा उन बातों में ज्वाला भर के जिन आंखों में, है तेज बड़ा उन बातों में ज्वाला भर के जिन आंखों में, हम थमा रहे उज्जवल भविष्य भारत के युवा हाथों में, समझो आजादी की कीमत, समझो आजादी की कीमत, बलिदानों से इसे पाया है, और तिलक दे गए नारा, स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है, स्वराज जन्म सिद्ध अधिकार हमारा है। जय हिंद। बहुत सुंदर। जय हिंद, वंदे मातरम। और वंदे मातरम। बहुत सुंदर आपने लिखा है सच में। कितने ही लोगों ने अपनी आहुति दी है इस स्वतंत्रता के लिए, और इसको बनाए रखना ये हम सभी भारतवासियों का दायित्व है। और आपकी रचना वाणी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं एक अंतिम प्रश्न आपके साथ रखती हूँ, और एक फरमाइश भी करना चाहूंगी। आपकी एक कविता बहुत पहले सुनी थी, त्योहार आ रहे हैं, होली आ रही है, शिवरात्रि आ रही है, तो आपकी एक पहले कविता सुनी थी, एक छतरी वाली कविता। तो अगर संभव है, अगर आपको मैं एक्चुअली छतरी अगर वाली सावन होली पे पे आप, बोली थी आपने? होली पे थी या सावन में थी, या सावन के ऊपर थी? सावन। लोकगीत अच्छा, है, ओके। याद है? आपने आपने छाता शब्द उपयोग किया, छतरी है ना? छतरी। ओके, ठीक है, तो या वो सावन। या हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर तो अगर है, अगर याद है और सुना सकती हैं तो सुनाइए, नहीं तो कुछ भी सुनाइए। तो मैं मैं आपसे कहते ही पूछना चाहूंगी कि अभी आपका जो ये काव्य साधना की यात्रा है, अभी तो शुरू हुई है। आज जी। 5 या 10 वर्ष में आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? कहाँ अ, आप किन ऊंचाइयों पे अपने आप को देखना चाहेंगे? जब क्योंकि सभी जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो हम हर इंसान की यही कल्पना होती है कि वो शिखर पे हो, और मेरे लिए शिखर यही है कि जो कविताएं मैं लिख रही हूँ वो बच्चे बच्चे के मुंह पर हो, उनकी जुबान पर हो, तो मैं अ, कवि कवियत्री के रूप में अपने आप को बिल्कुल जनमानस तक सफल पहुंचाना दे चाहते पाऊंगी, और सफल देखूंगी कि जब मेरी पंक्तियां लोगों के मुख पर आ जाए, उनकी जुबान पर आ जाए, यही मेरे हैं? लिए प्रसिद्धि है, यही या मेरे लिए इससे इससे ज्यादा और कवि को क्या चाहिए कि जनमानस तक की कविताएं पहुंचे, उसके भाव पहुंचे। बहुत सुंदर आपने कहा। तो तो मैं आपको सावन का ही गीत सुनाती हूँ, क्योंकि सावन तो है नहीं अभी, लेकिन कोई जितनी बात पंक्तियां नहीं मैं अभी आ जी, जितनी भी है स्वागत। सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, अरे रंग बिरंगे छाते देखो घर से बाहर निकले हैं, नीले पीले लाल गुलाबी फूल भी कैसे महके हैं, अरे रंग बिरंगे छाते देखो घर से बाहर निकले हैं, नीले पीले लाल गुलाबी फूल भी कैसे महके हैं, कागज की कश्ती में हम तो खुशियां अपनी ढूंढे हैं, भूल की सारी दुनियादारी बस बारिश में झूमे हैं, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, सावन आयो रे, अरे घुमड़ घुमड़ कर आयो बादल, संग पानी भी लायो है, घिरी बदरिया चारों ओर घन घोर अंधेरो छायो है, अरे उमड़ घुमड़ कर आयो बादल, संग पानी भी लायो है, घिरी बदरिया चारों ओर घन घोर अंधेरो छायो है, कागज की कश्ती में हम तो खुशियां अपनी ढूंढे हैं, भूल के सारी दुनियादारी बस बारिश में झूमे हैं,
सावन आयो रे सावन आयो रे, सावन आयो रे सावन आयो रे। कुछ एक और बंद है पर अभी उसकी पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है। ये बहुत सुंदर, ये मेरी सबसे प्रिय कविता है तुम्हारी और बहुत अच्छी लगती है मुझे। जो आपने जो छातों का के रंग बिरंगे छाते जो आए हैं, वो समा अलग ही होता है सावन के महीने में, तो बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। वाणी, यूं तो मन हो रहा है कि आपको सुनते ही जाएं, लेकिन समय की पाबंदी है और समय हो चला है आज के कार्यक्रम को यहीं पर विश्राम देने का। क्या जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, मैं हमारे साथ जुड़े जितने भी दर्शक हैं सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आदरणीय गुलमोहर की गुलनाज़ आदरणीय मधु दीदी का, जो इतनी जितना अच्छा लिखती हैं उतना ही अच्छा और मीठा बोलती हैं, और आपके साथ जुड़ के मैं सचमुच बहुत प्रफुल्लित हूँ, बहुत खुश हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ पूरे गुलमोहर के पूरे साथियों का, हमारे साथ जुड़े दर्शकों का और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाणी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं। हमारे साथ लगातार लक्ष्मी लाल जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उषा सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीश अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, शशि डांडा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी तक, और पाखुड़ी चौबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उर्मिला शर्मा जी जुड़ी हैं, अनीस अहमद जी देख रहे हैं, और अपना आपकी कविताओं को का भरपूर आनंद उन्होंने लिया है और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपकी तारीफें कर रहे हैं। तो दर्शकों का हमारे साथ जुड़ना हमारे किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाता है, क्योंकि आपका प्यार जब तक ना मिले हमें लगता है कि हमारे कार्यक्रम में त्रुटियां रह गई हैं, कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। तो बहुत बहुत आभार सभी का, और इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और अगले सप्ताह फिर एक अन्य अतिथि के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।